The most important part which most students in a hurry or in panic don't fulfill is that they don't focus on the importance of writing their credentials. आपने अपना student SR number लिखना है पेपर में, पेपर को खोल के आपने confuse नहीं हो जाना, आपने jump नहीं करना, time होता है आपके पास. मतलब naturally they have defined the time limits, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फटाफट अपना आंसर शुरू कर देते हैं विदाउट फोकसिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट. आपने अपना नाम नहीं लिखना अपने पेपर पे, लेकिन आपने अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने अपना पेपर कोड, आपने जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो आपने लिखनी. अदरवाइज आपका बना बनाया पेपर वुड नॉट बी इवन सबमिटेड. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग ऑल दिस? द नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज टाइम मैनेजमेंट. नाउ दिस इज समथिंग स्टूडेंट्स वरी अ लॉट अबाउट कि सर हम टाइम कैसे मैनेज करें, सर हमारा पेपर टाइम में पूरा हो जाएगा कि नहीं. बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपने स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज करना है. मैं हमेशा कहता होता हूँ 4 नामुकम्मल सवाल 2 मुकम्मल सवालों से बेहतर है. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ दैट डोंट इन्वेस्ट मोर देन 45 मिनट्स पर क्वेश्चन. 45 मिनट्स के बाद यू हैव टू लीव राइटिंग the question and you have to move to the next question. By this not only you will be able to complete your answers in time, but also आपको मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट आपको मिल भी जाते हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को जो कि पीछे ना मुकम्मल थे मुकम्मल कर सकते हैं. सो डोंट वेस्ट, यू पिक अ क्वेश्चन, यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी रियली गुड एट इट, सो आप सारा टाइम उस पर वेस्ट कर दें, अराउंड 1 आवर 1.5 आवर्स. नो, यू कैन नॉट अफोर्ड इट. आपने बहुत स्मार्टली कैलकुलेटिवली काम करना है. 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट और 45 मिनट, तब जाके कहीं आपका पेपर टाइम पे पूरा होगा. द नेक्स्ट थिंग, सर व्हाट शुड बी द ओपनिंग स्टेटमेंट. सर हम क्वेश्चन को ख़त्म कैसे करें, राइट? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. कोई इतना आपसे अगर आप लोगों की एक फैंसी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं भी होगी तो इट इज़ नॉट अ डिबेटिंग कॉम्पिटिशन वेयर यू हैव टू इम्प्रेस द एग्जामिनर. For example, let's go back to this question, that discuss whether a concept of prerogative powers is out of date. The question at hand deals with a discussion that is going to involve your discussion on the topic of prerogative powers. Now अब आपने इसमें opening statement पे परेशान होते हुए time नहीं waste करना. आपने just start writing your answer. The question at hand deals with prerogative powers and whether or not it should be abolished from the UK system or not. No need to write fancy statements, just dive into the question and start writing. And in the ending you have to write your conclusion. Please, I'm focusing a lot on this. I'm adding so much emphasis on this fact that you have to focus on the verbs. They have asked you to discuss prerogative powers and their role in the UK constitution. उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि prerogative powers होती क्या है और आप सब एक all you know answer लिख दें. Focus on the verbs, illustrate, analyze, critically analyze some situations में आपसे कहते हैं, या आपकी discussion मांगी होती है उन्होंने, which means that you have to take a stance and you have to give your own personal discussion as well. Lastly, essay terminologies. Now this is also rule of thumb I would want to tell to everyone that जब आप essay लिख रहे होते हो, किसी भी तरह का essay हो, it is not necessary कि आप सिर्फ law essay की बात करें. दुनिया का कोई भी ऐसे आप लिख रहे हो तो एक उसका एक बेसिक रूल है, और वो रूल क्या कहता है कि जब आप एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड करते हैं यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट डिफाइनिंग इट. फॉर एग्जांपल, हम प्रोगेटिव पावर्स डिफाइन करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस रिपोर्ट 2009 का जिक्र करते हैं. सो यू कैन नॉट जस्ट से मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस 2009 रिपोर्ट स्टेटेड दिस एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड. You have to actually tell what is Ministry of Justice report 2009, what it stated, what were the findings, and how it affects royal prerogative, how it is related to this topic, and then move forward. आपने हवा में तीर नहीं मारने, आपने बहुत तरीके से structured answer लेके चलना है. So the only rule is that whenever you add a case, whenever you add a new terminology, define it in 2 lines and then move forward. Always divide your essays into paragraphs. No need to write 3-4 liners and then move to another 3-4 liner paragraph. No, that's not a paragraph. You have to write a paragraph of around 10 to 12 lines and then move forward to the next paragraph. Always write your essays into paragraphs. And by paragraph, I don't mean that you have to start writing your paragraphs in like 2 or 3 lines and then jump to another one and another one. That's not a paragraph. A paragraph has to be around 8 to 12 lines and then the next paragraph. It does not even only makes your answers look aesthetically beautiful, but it is the right way of writing an essay. So you don't have to worry much about opening statements,
the conclusions, you don't have to worry much about the fancy words being used. You just have to focus on the quality of your essay. And please, in the end, I would just like to say that focus on the question. प्लीज़ फोकस ऑन द क्वेश्चन. ये नहीं है कि क्वेश्चन में सेपरेशन ऑफ पावर्स का वर्ड आ गया या मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी का वर्ड आ गया या रूल ऑफ लॉ का वर्ड आ गया तो आप सब कुछ लिख के बैठ जाएं. You have to actually address the question, and if the question is asking you to discuss, to critically analyze, then please critically analyze. You have to give your opinion as well. I hope that it is going to help you, and good luck for your exams.